हाँ बेटा। क्या अब आवाज आई? क्या अब आवाज आई? हाँ बेटा। आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक 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 ठीक। कहाँ गया? अरे भैया, कहाँ हो भाई? एस ब्लॉक दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है, कैपेसिटर दिख रहा है। कैच बाई लिविंग वर्ड करंट वेक्टर पीडीएफ 11th न्यू फोल्डर विनोद सर। यहाँ तो नहीं है। 1 मिनट बेटा होल्ड करना। वो पता नहीं कहाँ दिख रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। तो होगा। हाँ, ना ये तो पी ब्लॉक है। ये तो पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक तो हो गया है। डी ब्लॉक करना है। कहाँ चला गया यार? इधर है। रुक जाओ बेटा, 1 मिनट होल्ड करो। 1 मिनट बेटा होल्ड करो, रुक जाओ। एक बार आना। बेटा 1 मिनट रुक जाओ। अपने अपने लैब उसको कंप्यूटर वाले को मैंने बुलाया है, रुक जाओ। कहाँ छुपा दिया उसने यार ये क्वेश्चन? 2 दिन का गैप हो गया ना। नहीं तो यहीं पड़ा रहता था, कहाँ दिख गया यार? कहाँ रख दिया? मेरा एक डी ब्लॉक का था, लगाया था तुम ही ने शायद। वो दिख नहीं रहा है। इसमें है। इसमें। अच्छा अच्छा, इसमें। लीच। ये कहाँ है? कैच। कैच है कोई? 108 तो नहीं होगा? ये देखूं? हाँ यही है। अच्छा यहाँ डाल दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो वो स्लो हो जाएगा, कंफ्यूज होना। अच्छा। हाँ ठीक, ये बढ़िया है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक 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 ठीक। बस। हाँ बेटा। क्या अब आपको एनसीईआरटी मेरी आवाज सब कुछ सुनाई दे रही है? अब बोलिए फटाफट। बोलिए फटाफट। हाँ आ रही है। तमन्ना ने यस बोल दिया। अब सारे बच्चे ये बताओ, कहाँ तक पढ़ा चुका था? मुझे याद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक पढ़ा रखा था, याद है मेरे को। बिल्कुल याद है मेरे को, अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से याद है।
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से पढ़ाना है। यहां से मैग्नेटिक केमिकल रिएक्टिविटी बता दी थी, चार्ट बता दिया था, यहां से पढ़ाना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से पढ़ाना है। अच्छा, यहां से तो मुझे पढ़ाना है, लेकिन जो फ्राइडे को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या आपने लाइन टू लाइन पढ़ लिया? उसमें कोई डिफिकल्टी आई? हालांकि जैस्मिन ने दो चार क्वेश्चन मेरे से बाहर से भेजे थे, इससे तो कुछ रिलेटेड पूछा नहीं था और किसी ने पूछा नहीं था, तो मैं आप पे विश्वास करूंगा, सीधी बात है। तो बताओ बेटा, क्या समझ में आ गया यहां तक? क्योंकि बेटा सबसे मुश्किल लेक्चर उसी दिन होता है, पहला दिन। इसके बाद तो आज तो बहुत आसान है, देखना। बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखना तो मजा आ जाएगा, खटाखट खटाखट खत्म हो जाएगा। बस उसी दिन तक पढ़ाई मेन है डी ब्लॉक की। हाँ भाई, ईमानदारी से बता दियो। ठीक है। हाँ, और सिलेबस खत्म होने के बाद भी आपके जिम्मेदार हैं, मतलब समझते हो? जब तक इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा तब तक व्हाट्सएप से, और खुलने के बाद भी अलग से टाइम लेके अपने डाउट्स आके पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इस हफ्ते सिलेबस चलेगा और अगले हफ्ते चलेगा, उसके में सब खत्म हो जाएगा। इतना सिलेबस अब आपका रह गया है। चलो, अब मैं यहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शुरू करता हूं। भाई विषय से ज्यादा भटकते ना हुए मैं सीधी बात करता हूं। देखो, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। डायामैग्नेटिक क्या होता है? जो रिपल्ड होता है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जो परमानेंट मैग्नेट होता है। याद है केमिस्ट्री में पहचान क्या थी? भाई जिसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कम से कम वो पैरामैग्नेटिक होगा। दो अनपेयर्ड हो तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तीन हो तो अरे और ज्यादा होगा। ना हो तो डायामैग्नेटिक होगा। तो कितना होगा, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, और वो फार्मूला आपके सामने ये रहा, अंडर रूट समथिंग एन, और n+2 अंडर रूट के अंदर। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है mm, इसकी वैल्यू अंडर रूट n+2, जिसमें n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इस फार्मूले को हम शायद जानते होंगे, स्पिन ओनली फार्मूला होता है। और ये फार्मूला से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। अब अगर किसी के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो एक रख दो, दो हैं तो दो रख लो, तीन हैं तो तीन रख लो, चार हैं तो चार रख लो, और फिर उसी को ही सॉल्व कर लो, और उससे मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब सवाल इस बात का उठता है कि डी ब्लॉक के मेंबर होते कैसे हैं? ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों? मोर और लेस सभी के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकाल के यहां पुट करके अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा यहां कुछ समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इस फार्मूले को हम स्पिन ओनली फार्मूला क्यों कहते हैं। कोई बताएगा मेरे को? चलो मैं तो बताऊंगा ही, कोई बताएगा मेरे को कि इस फार्मूले को हम स्पिन ओनली फार्मूला क्यों कहते हैं? कोई बता दे मेरे को। चलो मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि इस फार्मूले को हम स्पिन ओनली फार्मूला क्यों कहते हैं? बोलो। मैं फिर कह रहा हूं, इससे पिछले लेक्चर तक ही सब कुछ मुश्किल था, उसको हम फ्राइडे को पार कर चुके हैं। आज का लेक्चर तो बिल्कुल हलवा होगा, देख लेना आप। ठीक है। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ना पढ़ा हो तो पढ़ लियो और कल डाउट पूछ लियो। हाँ।
तो चलिए मुझे बताइए कि इस फार्मूले को हम स्पिन ओनली फार्मूला क्यों कहते हैं। हाँ या ना में जवाब दे दो, अगर नहीं पता है तो बता दो। ठीक है ना, वेट करने का तो कोई फायदा है नहीं कि आप भी, मैं सोचूं बच्चे मैसेज लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन वो लिख तो रहे नहीं है। बता दो भाई, इस फार्मूले को हम मैग्नेटिक क्या बोलते हैं? नहीं पता सर। हाँ, ये हुई ना बात, नहीं पता सर। चलो बताता हूं आपको, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, एक ऑर्बिटल में मान लो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिजिक्स सबने पढ़ी है, हाँ फिजिक्स सबने पढ़ी है। और अगर फिजिक्स सबने पढ़ी है तो सबको पता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो उसका ऑर्बिटल भी घूमेगा। लॉजिक सी बात है। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आता है, उसमें स्पिन रोटेशन का भी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और उसमें ऑर्बिटल रोटेशन का भी कंट्रीब्यूशन है। दो का योगदान है। सीधी बात है कि अगर मैं घूम रहा हूं तो मेरा रूम भी घूम रहा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेरे घूमने से भी आएगी और मेरे रूम के भी घूमने से आएगी। आ गया समझ में? और इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला निकलता है डिराइव करके, वो ये निकलता है जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन हो। 4s+1 प्लस L+1, ये फार्मूला डिराइव करके आता है। ये स्पिन कंट्रीब्यूशन की वजह से आता है और ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से आता है, और बीच में प्लस लगा तो जोड़ के ही लेना है। सर एस क्या है? एस पता क्या है? एस है समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, यानी छोटा एस। और एल क्या है? समेशन ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी छोटा एल। समझ में आया? जैसे मान लो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 321, तो 321 यानी 6 हो गया। आया समझ में? तो ये फार्मूला मैं डिराइव करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में भी है। जो एस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, और ये जो एल बोलते हैं इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता दूं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक का ये वाला कंट्रीब्यूशन इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम एल की वैल्यू 0 ले लेते हैं डी ब्लॉक के लिए। ना तो एस ब्लॉक के लिए, ना पी ब्लॉक के लिए, ना एफ ब्लॉक के लिए। ध्यान से समझना, ही कोई नहीं समझाता आपको। आ रहा है समझ में? तो यूं समझ लो कि डी ब्लॉक का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कैंसल्ड हो जाता है किसी वजह से, तो वो 0 हो जाता है। तो फिर फार्मूला क्या बचेगा मैग्नेटिक मोमेंट का? यहां लिखता हूं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होगा वो √4s(s+1) होगा। तो 4s(s+1) होगा। और एल क्यों छोड़ दिया? बता ही दिया। अब बताओ एस क्या होता है? समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर समेशन कितना होगा? अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n है, तो क्या समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर क्या n/2 नहीं होगा? क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 ही तो होता है। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1/2 देता है तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 × 1/2 देगा।
तो n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे? n इंटू 1/2 अर्थात n/2। आ रही होगी मेरी बात समझ में? तो s की वैल्यू यहां रख दो, जो हो सकती है कितनी? n/2 और n/2 + 1। इसको इससे सॉल्व करोगे 2 आएगा, और जब फाइनली इसको पूरा सॉल्व करोगे तो सिर्फ इतना ही आएगा, √nn+2। करके देख लो। तो इसका मतलब √nn+2 आ गया, वही डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो क्या ये दोनों कंट्रीब्यूशन है? नहीं, सिर्फ स्पिन कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसका नाम है स्पिन ओनली फार्मूला। और ये फार्मूला सिर्फ डी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए नहीं। एस ब्लॉक में नहीं लगेगा, सोडियम के लिए नहीं लगेगा। उनमें आपको इसका भी कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा और इसका भी कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो ये फार्मूला सिंपलीफाइड होके ये कैसे बन गया, वो मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी। बाकी पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, अच्छे से जानते हो। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक ज्यादातर होते हैं। क्यों भाई? इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक। और जिंक उंक जो है जिनमें D10 होता है वो सारे के सारे डायामैग्नेटिक होंगे। बाकी आप पढ़ लियो, मेन काम मैंने आपको समझा दिया है। मुझे बताओ आज का पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। बाकी पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक आप समझते हो? क्लियर? हाँ, आ गया ना? गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। आ जाओ ऊपर। अब अगली प्रॉपर्टी, कलर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। देखो बेटा यार, ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, सब कलर्ड होते हैं ज्यादातर। उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो डी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, दो की वजह से कलर आता है डी ब्लॉक में। एक तो डी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफर। बताता हूं कैसे, देखो। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों की एनर्जी सेम होती है। जब इस पे लिगेंड अटैक करता है, लिगेंड अटैक करता है तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और ये दो भागों में टूट जाते हैं। एक भाग में 3 ऑर्बिटल आते हैं और नीचे वाले भाग में 2 ऑर्बिटल आते हैं। क्या मैंने बोला? ये टॉपिक हालांकि पूरा डिटेल में अगले चैप्टर में समझाने का मौका मिलेगा, क्योंकि लिगेंड जो शब्द है वो वहीं से आ रखा है। ठीक है? अगर लिगेंड डी ब्लॉक के ऊपर अटैक करता है तो वहां वो स्प्लिट कर जाते हैं और उसके 2 सेट बन जाते हैं। एक में 2 ऑर्बिटल आते हैं, एक में 3 आते हैं। थोड़ी गलती मुझसे ये हो गई, ऊपर 2 रहते हैं और नीचे 3 होते हैं। हो सकता है आपको पता हो, और अगर नहीं पता है तो अगले चैप्टर में इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जब इस टॉपिक को अगले चैप्टर में समझाना ही समझाना है तो अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी मेन बात बता देते हैं जो इससे संबंधित है। क्या? जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल, और जो 2 होते हैं उनको हम कहते हैं EG ऑर्बिटल। पहले पांचों की एनर्जी सेम है, लेकिन जब यहीं पे ये 2 टुकड़े हो गए तो ये लो एनर्जी लेवल हो गया, ये हाई एनर्जी लेवल हो गया। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, तो अगर उसको यहीं से उछल के यहां पे जाना है, समझे, और इसको यहां से यहां तक जाने के लिए जो फोटोन चाहिए वो विजिबल रीजन का होता है। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए
ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए बोहर मॉडल से पढ़ते आ रहे हैं, अगर विजिबल रीजन का फोटोन एब्जॉर्ब होता है तो उस बॉडी का कोई ना कोई विजिबल कलर होगा, जो कि हम 7 कलर कहते हैं, सब लिखा हुआ है। किसी का पर्पल, किसी का ब्लू, किसी का ग्रीन, ये सब याद ना करो। लेकिन इसी को ही हम कहते हैं कि भाई डी का डी में ट्रांजिशन हो गया। और ये कब होता है? जब लिगैंड अटैक करता है किसी भी डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स पे, तो वो स्प्लिट कर जाता है। हो सकता है आपने 12th में पढ़ा भी हो, आपको कुछ याद आ भी रहा हो, और नहीं तो अगले चैप्टर में मैं इसको समझाऊंगा ही, जिसका नाम कोऑर्डिनेशन है। अभी के लिए मान लो कि लिगैंड करने पे इसके 2 स्प्लिटिंग हो जाती है, और ये ग्राउंड स्टेट बन जाता है, ये एक्साइटेड स्टेट बन जाता है, और उसके लिए एनर्जी विजिबल रीजन में चाहिए। और हम सब जानते हैं कि विजिबल रीजन के बाद क्या होता है, इसे बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन कहां कहां होता है? D1 से लेके D9 तक हो सकता है। D0 में नहीं होता, D10 में नहीं होता। D0 का मतलब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो एक्साइट क्या करेगा? और D10 का मतलब क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 4 यहां आ गए, भर गया पूरा मामला। तो एक्साइट होके जाएगा कहां? इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि D0 और D10 में कभी भी डी ट्रांजिशन नहीं होता। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कौन सी चीज कलर्ड है, कौन सी चीज नॉट कलर्ड है, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लो आपको दे दिया जाए स्कैंडियम 3+ और आपको दे दिया जाए टाइटेनियम 3+, पूछ लिया जाए कि कौन कलर्ड है कौन कलर्ड नहीं है। तो बड़ा आसान तरीका है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो 3D14S2 कॉन्फ़िगरेशन होता, पता भी होगा। टाइटेनियम का होता है 22, तो 3D24S2 कर लिया। 3+ में यहां क्या बचेगा? 3D0। 3+ में यहां क्या बचेगा? 3D1। बताओ डी ट्रांजिशन कहां हो जाएगा? यहां होगा। और अगर यहां होगा तो इसका कलर होगा, वो रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी हो, लेकिन इसका कलर नहीं होगा। ऐसे सवाल बनते हैं। तो सीधी बात है, इस टॉपिक में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन कलर्ड और कौन नॉट कलर्ड, उसका एक ही जवाब है, कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर देगा कि अनपेयर्ड है कि नहीं। वही जिंक है, जिंक में D10 मिलेगा आपको, और जब D10 मिलेगा तो वहां डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, वो कलरलेस होता है। इसलिए जिंक के कंपाउंड जितने भी होते हैं, कैडमियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वो ज्यादातर व्हाइट कलर के होते हैं, और व्हाइट कलर केमिस्ट्री में कलरलेस माना जाता है। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत आसानी से हम अपनी बात को कह पा रहे होंगे। रुक जाना बेटा, रुक जाना, रुक जाना। तुम ब्लू ग्रीन कुछ कलर याद कर लो, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कलर की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, एक चीज और, CuSO4 का कलर नहीं होता, लेकिन CuSO4.5H2O का ब्लू कलर्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, ये स्प्लिटिंग होती कब है? जब लिगेंड अटैक करता है, और हम सब जानते हैं कि वाटर लिगेंड का अटैक करता है। लेकिन सिर्फ CuSO4 में लिगेंड ही नहीं है, तो इसको हम स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकती। और अगर बच्चों को अब भी याद ना आया हो, तो हम इस स्प्लिटिंग को कहते थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में इसको समझाने का मौका मिलेगा ही, ये कैसे हुआ, इसमें 3 क्यों आए, इसमें 2 क्यों आए, उल्टा क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। कहाँ उल्टा होता है वो सारे अगले चैप्टर में जब मिलेगी। अभी तो यूं समझ लो कि डी ट्रांजिशन के लिए D1 से लेके D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बस। और आपसे सवाल यही पूछे जाएंगे, कौन कलर्ड कौन नॉट कलर। कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर पूछा जाएगा, किसका ग्रीन है किसका ब्लू है, ऐसा कोई नहीं पूछता आमतौर पे। हाँ, और अब जो मैं इस टॉपिक का अंतिम पॉइंट उठाने जा रहा हूं वो ये है कि सर चार्ज ट्रांसफर वाली क्या कहानी है, वो भी सुनो। चार्ज ट्रांसफर से कलर कैसे आता है? तो चार्ज ट्रांसफर से कलर कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, हम सब जानते हैं कि K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है। हम सब जानते हैं कि KMnO4 जो होता है डार्क पर्पल कलर का होता है। अगर आप देखो तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +6। अगर आप देखो तो यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। क्रोमियम 6, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D5S1। +6 आने का मतलब तो D0, और D0 का तो फिर कोई कलर होने ही नहीं चाहिए।
लेकिन इसका कलर होता है और ठोक बजा के होता है। लेकिन इसका आंसर कम से कम डी ट्रांजिशन नहीं होगा। बताऊं कैसे होगा, देखो। क्रोमियम के ऊपर कैसा चार्ज है, +6। बगल में ऑक्सीजन कौन है, 2- है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान से देखना अब क्या होता है। क्रोमियम की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ है ना, तो क्रोमियम +6 और ऑक्सीजन 2-। और सुनो ध्यान से, आपको एक बात अच्छे से पता होगी, हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पढ़ा रहे हैं कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को माइनस रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। रख तो लेते हैं, रख तो लेते हैं, लेकिन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को माइनस रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और पड़ोसी का घर खाली है, +6 खाली है सब कुछ। तो ये ऑक्सीजन अपने चार्ज को मोमेंटरली ट्रांसफर करते हैं, मोमेंटरली। उससे क्या होता है, क्रोमियम +6 से क्या हो जाता है, +5। और ऑक्सीजन मोमेंटरली O- हो जाता है। सर इससे फायदा, फायदा जो लोड है माइनस का, पड़ोसी भी उसमें सहयोग कर रहा है, और दोबारा से फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। और आपको अच्छे से पता है कि किसी को अपना चार्ज उठा के किसी दूसरे को देने के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी विजिबल रीजन से आती है। तो कलर हो गया। तो क्या इसको आप डी ट्रांजिशन कहोगे, कह भी नहीं सकते। कहोगे तो तुम्हारी गलती है। इसे कहेंगे चार्ज ट्रांसफर मोमेंटरली। जो चार्ज ट्रांसफर करता है वो लिगेंड होता है, जो लेता है वो मेटल होता है। तो पहली बार में चार्ज ट्रांसफर हुआ है लिगेंड टू मेटल, और दूसरी साइड में हुआ है मेटल टू लिगेंड। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास में D0 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसके बावजूद भी वो कलर देते हैं, तो उसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर। इसके लिए बगल में कोई सेकंड पीरियड का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठा होना चाहिए। अगर इसी ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होता, वहां ये चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट प्ले नहीं करता। क्यों करेगा, वहां ऐसा मोमेंटली ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि चार्ज ट्रांसफर से आया हुआ कलर हमेशा डार्क होता है। चार्ज ट्रांसफर से आया हुआ कलर हमेशा डार्क होता है, यह कंफर्म है। इसीलिए KMnO4 का भी कलर काफी डार्क होता है, और K2Cr2O7 का भी कलर बहुत ही डार्क कलर का, लेकिन ऑरेंज कलर का होता है। बाकी तो आप पढ़ ही लोगे। बताओ बेटा, टॉपिक समझ में आया आपको कि डी ट्रांजिशन क्या होता है, और कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, और चार्ज ट्रांसफर किस समय सिचुएशन पे होती है। ये बात बच्चे फटाफट मुझे बता दें, जल्दी बता दें, जल्दी बताओ बेटा, बोलो। चार्ज ट्रांसफर के भी क्वेश्चन आते हैं, डी ट्रांजिशन के भी क्वेश्चन आते हैं, और इन दोनों ही परिस्थितियों में जो है, आपको जो है मान के चलो कि ये स्थिति बनती है। हाँ, इसमें तो नहीं आ रही। हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। उसको उसको क्या कर ले,
अच्छा, लिख के दे दो, यहीं रख देता हूँ, जब भी आएगा तो बता दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, एक बात मुझे ये बताओ, इस समय जितने बच्चे यहाँ पे लाइव क्लासेस देख रहे हो, उन्हें खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बोलो। नहीं आ रही ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी ना, इसलिए हम सोच रहे, जब नहीं आ रही तो फिर क्या बात करनी, छोड़ो। हो गया। तो ये मैंने भाई पढ़ा दिया है सारा, इसको आप अपनी तरफ से पढ़ लेना। ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दूं, अच्छा रहेगा, देखो। बता देता हूँ वो क्या है। देखो, एक सर्कल बना लो ऐसे, VI B विब ग्योर, ये इसका मतलब समझते हो? आपको इतना तो पता होगा, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो कलर थोड़ी ना दिखाई देगा। जो एब्जॉर्ब नहीं होगी विजिबल का, वो दिखाई देगा। तो हर कलर का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो यूं, ये पॉइंट आपको पता क्या है? अगर किसी ने वायलेट और इंडिगो एब्जॉर्ब किया, तो उसका कलर येलो दिखाई देगा। किसी ने ग्रीन एब्जॉर्ब किया, तो उसको रेड दिखाई, वो बॉडी रेड दिखाई देगी। और अगर कोई बॉडी रेड दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया है। अगर किसी ने ब्लू एब्जॉर्ब किया, तो ब्लू नहीं दिखाई देगा, ऑरेंज दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं कलर व्हील। इसको नोट कर लो, कलर का पहिया। कलर का पहिया, ये याद कर लो। हाँ, कलर का पहिया, कलर का पहिया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक है बेटा, अगर किसी को साइट खोलने में दिक्कत आ रही हो, तो पहले उसको V+U को अपडेट कर ले, और अपडेट करने के बाद अपने आप खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। ठीक है। तो ये कलर व्हील याद हो गया भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब क्या आता है? ये, अब कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी आ गई है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपको पता है अगला चैप्टर कॉम्प्लेक्स का है। कॉम्प्लेक्स ज्यादातर कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इनके पास में वैलेंस शेल 2 होते हैं, इनके पास वैरायटी ज्यादा होती है। समझे? और लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। तो देने के लिए बंदे के पास में खाली ऑर्बिटल तो होना चाहिए, जो कि इनके पास है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा बनाते हैं। हो गया? ओके। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये बड़े अच्छे कैटालिस्ट हैं भाई, कैटालिस्ट। क्यों? अब हर एक का रीजन यही है कि इनके पास में वैलेंस शेल 2 हैं, इनके पास में खाली ऑर्बिटल 2 हैं। अरे भाई, जब इनके पास में वैरायटी है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, ये 2 3 4 5 6 किसी में भी जा सकते हैं, तो किसी को मोटिवेट कर सकते हैं कि रिएक्शन करो, मैं आपके साथ हूं। समझ में आया? मैं आपके साथ हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये वाला एग्जांपल तो आप पढ़ लेना, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। देखो, 2SO2 प्लस O2 V2O5 आपका 2SO3 बनाता है। अब SO2 और O2 से कहो कि आपस में रिएक्शन करो, नहीं करते। तो क्या होता है? SO2 के पास में V2O5 पहुंचता है, वो इसको O दे देता है, SO3, और खुद बना लेता है V2O4। बाद में V2O4 दूसरे ऑक्सीजन के पास जाता है, कहता तुम मेरे से जुड़ जाओ, मैं तुमसे कर लूंगा, फिर से बन गया V2O5। तो V2O5 ये काम क्यों कर पाया? क्योंकि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चाहे तो बदल सकता है। अगर ये बदलने वाली टेंडेंसी उसको नहीं दी होती, बदलने वाली टेंडेंसी अगर उसको नहीं दी होती, तो क्या ये कैटालिस्ट का काम कर सकते हैं? इसलिए कैटालिस्ट वही अच्छा, जो अपनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सके।
एक बात ध्यान रखना, कहते हैं ईश्वर हर एक को सब कुछ नहीं देता। एस ब्लॉक को उसने रिएक्टिविटी दी है, रिएक्टिविटी दी है, वैरायटी नहीं दी है। डीएफ ब्लॉक को उसने रिएक्टिविटी नहीं दी है। इनके मेटल्स उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इनके मेटल्स उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन वैरायटी दी है। और एस ब्लॉक के मेटल अच्छे कैटालिस्ट नहीं होते, लेकिन ये होते हैं, लेकिन रिएक्टिव ज्यादा ये नहीं होते, वो होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा। हाँ, तो इसलिए आप कहीं भी कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में याद करो, कोई भी याद करो, 99% केसेस में आपको कैटालिस्ट या तो डी ब्लॉक मिलेगा या उसका कोई कंपाउंड मिलेगा। क्यों? वैरायटी चेंज कर सकते हैं। तो दूसरे से कहेंगे आपस में नहीं कर रहे हो, चलो मुझसे करो, मैं आपसे भी कर लूंगा और उनसे भी कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वो वैरायटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सोडियम तो नहीं कर सकता, उसके पास तो बेचारे के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ईश्वर ने उसको रिएक्टिविटी दी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें आपको फटाफट समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद अगली पॉइंट, फिर एक साथ फीडबैक लूंगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका जिक्र तो हम पहले भी कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ, जैसे मान लो आयरन है, ये आयरन है, बीच में गैप है, इस गैप में कौन बैठ सकता है? यहाँ पे कार्बन बैठ सकता है, और ये आयरन का है। तो ये जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, ये इस तरह हम लोगों ने पढ़ा भी था। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहाँ पढ़ा था यार? एस ब्लॉक में पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, जिसमें ये कहा था कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट बना रहता है, हार्डनेस बढ़ जाती है, इन पे केमिस्ट्री का नियम अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। अब यहाँ कार्बन बैठ सकता है या नाइट्रोजन बैठ सकता है, और इससे इनकी हार्डनेस बहुत बढ़ जाती है, सारी बात होती है, समझे? और इसी तरह के कंपाउंड जितने भी होते हैं वो फ्रैक्शनल में लिखे होते हैं। यस, मुझे याद आता है, जब हम अब याद आ गया, जब हाइड्राइड्स पढ़ा रहे थे तो मैंने इसका जिक्र किया था। तो आज भी वही बात है। और उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छे एलॉय बनाते हैं। क्यों? क्योंकि साइज का डिफरेंस इनका ज्यादा नहीं होता। ठीक है, साइज घटती भी है, बराबर भी रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घटती है, ऑलमोस्ट साइज बराबर सी रहती है। और जब साइज बराबर सी रहती है तो उसको मिक्स करने के बाद एलॉय बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो है इनके सारे हैं कंपाउंड्स बना दिए। और ये जो ऑक्साइड्स हैं, अगर ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं, तो अब जैसे इनके ऑक्साइड एक थोड़ी ना बनेंगे, 10-5 बनेंगे। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो एसिडिक होगा, जो लोएस्ट वाला होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा, और जो बीच का होगा वो क्या होगा? वो आपका मान के चलो एम्फोटेरिक हो सकता है। क्योंकि हमने को पता ही है, जैसे मान लो अगर किसी ने कहा थोड़ी देर के लिए कि भाई जैसे MnO भी बनता है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं मैग्नीज का MnO भी बनता है, MnO2 भी बनता है, MnO3 भी बनता है, Mn2O7 भी बनता है, समझे? अब इसका नेचर तो बेसिक होता है क्योंकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन दोनों, इसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, और लास्ट में जहां हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहां एसिडिक होता है। ये चीज हम बहुत पहले से भी जानते रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें जितने ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेंगे वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। उस तरीके से आप पढ़ सकते हो, उस तरीके से आप समझ सकते हो। और इस तरीके से मैंने आपको डी ब्लॉक के अंदर जो है, हाँ, डी ब्लॉक के अंदर जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए वो सारी के सारी आपको बता दी है। एक बार आप उसको रीडिंग लोगे। अब मैं कंपाउंड्स पढ़ाने जा रहा हूं, K2Cr2O7 और KMnO4 पे विषय की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई। एक बार रीडिंग कर लेना। हाँ, पूजा, रोहित, शुभम, आंचल,
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जैस्मिन है। बस सारे माधव सांडिल्य, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है। ओके। ठीक है। आ गया भाई। चलो, अब विषय उठाते हैं K2Cr2O7 का। चलो अब रिएक्शन पढ़ाएंगे भाई। और रिएक्शन की तो अपनी जो ट्रिक है वो देखो कितनी आसानी से आपको बताते हैं। देखो, अभी आपका मिनटों में तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। कैसे? K2Cr2O7 नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। डार्क ऑरेंज कलर होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर से एक ही प्रिपरेशन है। क्रोमाइट ओर का फार्मूला होता है FeO और Cr2O3 का मिक्सचर। क्रोमाइट ओर से हम इसको बनाते हैं और इसका फार्मूला FeO.Cr2O3 होता है। अब कैसे कैसे बनाते हैं मैं जवाब देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। 3 स्टेप में जाके रिएक्शन पूरी होगी। यही सब बकवास यहां लिखी है, लेकिन ये लोग समझाते नहीं है यार। बोलो ये कर दो, ये हो गया। अबे कैसे हो गया बता तो सही। देखो कैसे बताता हूं आपको। देखो, ये ले लिया। आपके लिए बैलेंसिंग नहीं, आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां क्रोमियम है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। चाहिए कितना? 6। रोस्टिंग तो बनती है, बनेगी। तो क्रोमियम 3 से किस में जाएगा? 6 में। पहले 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में। तो टाइम बिंग के लिए क्या बनेगा? CrO3। मतलब Cr2O3 से क्या बन गया? CrO3 हो गया। एसिडिक कंपाउंड। बनाना मुझे सॉल्ट है, बनाना मुझे सॉल्ट है। तो मैंने मीडियम बेसिक कर दिया। मीडियम बेसिक में NaOH ले सकता हूं, Na2CO3 ले सकता हूं। आप कहोगे जी Na2CO3 क्यों लोगे? क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने तो Na2CO3 लिया है। अरे भाई, Na2CO3 का एक्वस सोल्यूशन बेसिक होता है। हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इस चीज को पढ़ा है। तो चाहो तो NaOH ले लो और चाहे तो Na2CO3 ले लो। अब देखो क्या होगा। ये क्रोमाइट और ये रोस्टिंग के लिए यूज की गई ऑक्सीजन, और साथ में बेसिक मीडियम के लिए या तो आप NaOH ले लो या Na2CO3 ले लो। चलो, इन्होंने Na2CO3 ले लिया। तो क्या होगा? ये O2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा और FeO। अब ये बताओ, O2 अगर इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको भी करेगा, और इसको ऑक्सीडाइज करके FeO से क्या बना देगा? Fe2O3। ये देखो। और जब आप Na2CO3 लोगे और Na से जुड़ जाएगा तो CO2 बनेगा। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं CrO3 के सामने NaOH लेता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो मेरी ट्रिक क्या थी? सॉल्ट बनाने का ये ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है, तो इसका ऑक्साइड बना लो। इसका ऑक्साइड क्या होगा? Na2O। और ये क्या है? CrO3। तो इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? Na2CrO4। ये देखो, Na2CrO4। बस पहले स्टेप में Na2CrO4। इसका नाम सोडियम क्रोमेट होता है। ये येलो कलर का होता है, ये डार्क ऑरेंज कलर का नहीं होता। अभी सफलता ऑक्सीडेशन स्टेट वाली तो मिल गई, लेकिन मुझे क्रोमेट नहीं बनाना था, डाइक्रोमेट बनाना था। उसको भी बनाएंगे, लेकिन पहले बताओ, क्या पहले स्टेप में O2 क्यों लिया और Na2CO3 क्यों लिया? समझ में आया सभी को?
और इसको बनाया किससे जाता है? क्रोमाइट ओर से। उसका फार्मूला क्या होता है? FeO.Cr2O3। FeO और .Cr2O3, FeO और .Cr2O3। तो इस तरीके से आपने देखा, समझा, और ये मेरे प्रोडक्ट बन गए होंगे। भाई टोक दियो जहां समझ में ना आए तो। लेकिन ये सब कुछ हम कहीं ना कहीं आपको बता चुके हैं कि भाई सर रोस्टिंग क्यों करी, कैल्सिनेशन क्यों नहीं करा। मेटलर्जी का पॉइंट है। रोस्टिंग में क्या करते हो? O2 ऐड करते हो। O2 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और यहां 3 से 6 में जाना था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना था। तो बढ़ाना था तो ठीक है भाई, फिर तो रोस्टिंग करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं अपने पास में। सीधी बात है। अब सुनो आगे, कहानी में ट्विस्ट अब है। क्रोमेट बन गया, ठीक। अब मेरी ट्रिक सुनो, ट्रिक 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 न ट्रिक ये है, अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ हो और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का बनाना हो, जैसे 6 का है और 6 का ही बनाना है, लेकिन 1 से 2 करने हो, यानी क्रोमेट से डाइक्रोमेट करने हो, हमेशा मीडियम एसिडिक होना चाहिए, और 2 से 1 करना हो, बेसिक होना चाहिए। ये ट्रिक याद कर लो। इसलिए क्रोमेट, मीडियम एसिडिक, डाइक्रोमेट। तो फिर डाइक्रोमेट, 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 डाइक्रोमेट से इधर आना हो तो मीडियम बेसिक, पीएच 7 से ज्यादा कर दो। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, और जब सोडियम डाइक्रोमेट बन गया तो तीसरे स्टेप में उसमें मैंने KCl डाल दिया और K2Cr2O7 बना दिया। इस तरीके से मेरा K2Cr2O7 बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, और 3 स्टेप में जाकर मुझे K2Cr2O7 बन गया। तो कैसे याद रखोगे पता है? पहली बात तो क्रोमाइट ओर का फार्मूला मेडिकल में आ चुका है, FeO.Cr2O3। कैसे कैसे बनाते हैं? O2 प्लस Na2CO3। इसमें क्रोमेट बनेगा। क्रोमेट से कहां जाना है? डाइक्रोमेट से। ट्रिक क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट वही रखनी है, और 1 से 2 में जाना हो, मतलब क्रोमेट से डाइक्रो 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 यानी 2 बनाना हो, मीडियम एसिडिक। और अंत में आपको सोडियम डाइक्रोमेट नहीं चाहिए, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, जो प्रॉपर्टी सोडियम डाइक्रोमेट की होती है वही पोटेशियम डाइक्रोमेट की होती है। फिर भी लैब में ये रखा जाता है, ये नहीं रखा जाता। पता है क्यों? क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये वाला कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक है, और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में आ जाए। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती। तो लैब में सेफ कौन होगा? ये। तो सेफ होने की वजह से ही हम इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये सब मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा कंपाउंड प्राइमरी स्टैंडर्ड का काम करता है? भाई जी, प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है कौन लैब में ले जाके रखने पे सेफ है, कौन लैब में ले जाने पे रखने पे सेफ है। तो इसका मतलब K2Cr2O7 है। तो इस तरीके से जो है सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि कोई एनसीईआरटी की रिएक्शन और इनऑर्गेनिक की रिएक्शन को कोई समझाता नहीं है कि रोस्टिंग क्यों करी, ये क्यों लिया मीडिया, बोले जी रट्टा मार लो। अरे रट्टा मारना तो पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन समझदारी भी तो कोई चीज होती है, ट्रिक्स तो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे आज के बाद 1 के बाद 2 करना होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखनी होगी, तो मैं हमेशा एसिडिक मीडियम लूंगा। तो ये चीजें जब पता लग जाती हैं तो फटाफट दिमाग चलने लगता है, और जो चीज 10 दिन में याद नहीं हो रही थी वो 10 मिनट में याद हो जाती है। तो ऐसे ही चीजों को पढ़ाना पड़ता है। मुझे बताइए, क्या यहां तक प्रिपरेशन समझ में आई आपको? और प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जो लैब में रखा जाता है, जो सेफ होता है, जो कि Na2Cr2O7 नहीं हो सकता, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो ये सारे सवाल मेडिकल में आ चुके हैं, आ चुके हैं, मैं गारंटी लेता हूं। बोलो भाई। बता दिया पूजा, बेटा पूजा, दोबारा से ट्रिक बता दी मैंने
किसी भी कंपाउंड का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना हो लेकिन 1 से 2 में जाना हो तो हमेशा एसिडिक मीडियम लेंगे। ये देखो एसिडिक मीडियम लिखा, और उल्टा आना हो तो बेसिक लेंगे। आप शायद विश्वास न मानो, आप शायद विश्वास न मानो कि कैसे। एक बार आईआईटी वालों ने क्वेश्चन पूछा, ये CrO4 2- ऐसे लिख दिया, और Cr2O7 2 लिख दिया, यहां पीएच लिख दिया A, यहां पीएच लिख दिया B। बोले A और B की वैल्यू बताओ। तो जिसको ट्रिक पता थी 1 से 2 में जाना हो तो मीडियम एसिडिक यानी लेस देन 7, अब 2 से 1 में जाना हो तो ग्रेटर देन 7। खत्म, आंसर खत्म हो गया। तो ट्रिक्स पता होती हैं तो फटाफट समझ में आ जाता है। स्ट्रक्चर K2Cr2O7 का पढ़ लेना। 2 क्रोमियम, अच्छा ये देखो क्रोमियम क्रोमियम के बीच में ऑक्सीजन है, बताऊं क्यों? देखो इसमें जरा K2Cr2O7 में इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। क्या बताया था मैंने? अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बंदा हो और वहां 2 एटम हो तो उनके बीच में बॉन्ड नहीं होता, बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। तो देखो बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो इनऑर्गेनिक तो बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर चीजों को सही ढंग से पढ़ा जाए तो। ठीक है भाई, और ये सब पढ़ लेना। ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, दो दो है ना क्रोमियम, तो 2 सेंटर एटम की वजह से 2 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छी बात है भाई, समझ में ही आनी चाहिए, इसीलिए पढ़ा भी जा रहा है। अब आता है ये इनकी रिएक्शन। इनकी रिएक्शन के बारे में तो मैं क्या कहना, मैं बता देता हूं। देखो Cr2O7 2- का मतलब K2Cr2O7 है। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। ये हमेशा बनाएंगे अपना क्रोमियम 3+ और ग्रीन कलर देंगे। और बाकी मैं चार्ट बना चुका हूं, वो सारी चार्ट वाली रिएक्शन इनके साथ में होती है। चाहो तो अभी कर लो, करके दिखा देता हूं। देखो मान लो किसी ने कहा कि Cr2O7 H2S के साथ में रिएक्शन हो रही है और आपको यहां पे कंप्लीट करना, बैलेंस करना, या मेडिकल वालों ने पूछ लिया कि इसके 1 मोल के साथ में इसके कै मोल रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्शन कंप्लीट भी होनी चाहिए और बैलेंस भी होनी चाहिए। करता हूं। इसका तो क्या बनना है? Cr3+। इसका क्या बताया था एस चार्ट में? याद करो, भूल गए हो तो तुम्हारी गलती है। हाँ, उसके बाद इसका इनफैक्टर 6, इसका इनफैक्टर -2 से 0 2, तो यहां 2 यहां 6। इट्स बेटर कि यहां 1 यहां 3। समझ गए? अच्छा, उसके बाद यहां 2 कर दो, उसके बाद यहां 3 कर दो, हिट एंड ट्रायल। अब बताओ ऑक्सीजन यहां 7, यहां 7 वाटर कर दो। उसके बाद 14H यहां और 6 यहां है, 6 यहां है और 14 ये है। तो 14 में 6 का मतलब 8 कम पड़ गया शायद। तो अगर मैं 8 कम कर दूं, 8H+, तो मामला एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अब 8+ और 2 - 6, तो ये 6 बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस। अब क्या क्वेश्चन था मेडिकल में? क्या था क्वेश्चन? कि 1 मोल H2S के साथ में Cr2O7 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? तो 3 1 के साथ करते हैं तो 1 किसके साथ करेंगे? 1/3 के साथ करेंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे सवाल आता है, सारी रिएक्शंस आप पढ़ लीजिए। और K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। हालांकि KMnO4 तो तीनों मीडियम में करता है, लेकिन ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में करता है। तो कोई भी आयनिक रिएक्शन जब चाहो बैलेंस कर लो। खत्म K2Cr2O7। इतना ही पढ़ लेना, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा, बताओ K2Cr2O7 समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बता दो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। सारा पढ़ लो, चार्ट वाली रिएक्शन कर लो, जब चाहो बैलेंस कर लो, पूरी कर लो, सारा बोस हो गया बस। बताओ भाई। हाँ, इतना ही पढ़ना, फालतू नहीं। इतने में ही कामयाब हो आप, बहुत सीधी बात है। हाँ, कल आपकी कल आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म। एस ब्लॉक खत्म, पी ब्लॉक खत्म, डी ब्लॉक खत्म आज।
एफ ब्लॉक कल खत्म हो जाएगा। ठीक भाई। हाँ, एफ ब्लॉक आपका कल खत्म हो जाएगा। और ऐसा पढ़ाने की कोशिश करी है कि देखना जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको अरे सर ने तो सारा यही कराया था। देखना आप इसके बाद पीएचडी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसके सवाल मेरे पास भेजो 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 भेजो। और ज्यादा डाउट्स हो तो अब तो एक आध बच्चा इंस्टीट्यूट आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है इतना, अब उतना कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन टाइम लेके आ जाओ अगर ज्यादा क्वेश्चन है तो। ठीक है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बहुत आराम से चीजों को कर सकते हो। हाँ हाँ, तो चलिए चलें, KMnO4 पढ़ा दें बस। चलो अब आ जाओ KMnO4। देखो भाई, KMnO4 के बारे में कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। भाई Mn का बहुत फेमस कंपाउंड है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अंदर भी जो कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, डार्क पर्पल कलर होता है। इसको हम बनाते हैं MnO2 से, जिसको हम कहते हैं पाइरो लुसाइट ओर। ये नाम याद रखना, कई बार मेडिकल में यही आता है कि KMnO4 किस ओर से बनाया जाता है, तो उसका नाम है पायरोलुसाइट ओर से। तो अगर पायरोलुसाइट ओर से बनाया जाता है तो पायरोलुसाइट ओर आपका जो है वो ये हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपने पायरोलुसाइट ओर जो है वो ये आपके लिए बना दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। कैसे बनाते हैं मेरी बात सुनना, बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक। देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो मैं एक चीज पहले बता दूं, Mn के बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, जैसे MnO, MnO2, MnO3 और Mn2O7, ये सारे होते हैं। इसमें ये वाला ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल होता है और ये बनते ही डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, या तो आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल है। अगर तुम चाहो कि ये बनते ही आगे आ जाए तो थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि भाई अगर MnO3 अगर बनते ही हमारा क्या हो गया, और ये आगे पीछे का मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन, और ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, मतलब MnO3 एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता, आगे पीछे भाग जाता है क्योंकि अनस्टेबल है। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना, मुझे पायरोलोसाइट ओर मिला, फार्मूला क्या है MnO2, 4 पे है, कहां पे जाना है 7 पे, तो रोस्टिंग तो बनती है, आय हाय O2 तो लेना ही पड़ेगा। रोस्टिंग इसको ऑक्सीडाइज करेगी, तो अभी कितने पे ऑक्सीडेशन स्टेट पे 4, फिर 5 भी आएगा, फिर 6 भी आएगा, 6 बनते ही MnO3 बनेगा, और ये अनस्टेबल है। तो तुरंत ही मैंने क्या किया, इसी को ही इसमें बेस मिला दिया KOH, ये एसिड सॉरी ये बेस ये एसिड, और दोनों मिलके सॉल्ट बना गए, और ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट होता है और प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब मैं उसको बाहर निकाल लाया 6 में ही। क्यों? क्योंकि बेटे जब रोस्टिंग होती है ना तो हीटिंग करनी पड़ती है, और ये जो कंपाउंड बना है ये वाला, ये अनस्टेबल है, तो हीट करेंगे तो टूट जाएगा और कुछ और ही बना लेगा, इसलिए मामला 6 तक ही ले जाना पड़ता है। और फिर KOH के साथ में क्या बनता है, देखो इसका ऑक्साइड ले लो K2O, और इसका ऑक्साइड है MnO2, दोनों को जोड़ के लिख दो तो क्या आएगा K2MnO4। ये देखो K2MnO4 बना, और K2MnO4 को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम मैग्नेट, और इसका कलर भी शायद कुछ ग्रीन टाइप का होता है, लेकिन मुझे पोटेशियम मैग्नेट तो नहीं बनाना है, मुझे तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है। तो फिर मैंने क्या किया, अभी देखो मैंने क्या बताया था, नीचे क्या लिखा है, इसमें MnO4 2 माइनस है, देखो ध्यान से, ये देखा जाए तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आएगी इसमें, यानी इट इज इक्वल टू MnO3, और अगर आप एसिडिक मीडियम दे दोगे
तो ये एक बार आगे भाग जाएगा, पीछे भाग जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। अभी बताया भी था मैंने, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। तो डिस्प्रपोर्शनेट देखो, अगर एसिडिक मीडियम लेते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, वो हम नहीं चाहते। बेसिक मीडियम लेके फायदा यह है कि प्रेसिपिटेट बना के बाहर ले आओ। क्यों? क्योंकि 6 से 7 जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो टूट जाएगा कंपाउंड। और रोस्टिंग में हीटिंग तो करनी ही पड़ती है, बोलते नहीं हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर, पढ़ा होगा आपने। तो ये मेथड अब होगा। अब मुझे यहां तक मुझे बताओ कि क्या मैं K2MnO4 तक आ चुका हूं? अब मुझे KMnO4 चाहिए। तो देखा जाए तो करना तो ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन रोस्टिंग तो कर नहीं सकते। अब जितने भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे O3 ले लो, Cl2 ले लो। हमने सबने पी ब्लॉक में पढ़ा है कि O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बिना हीट किए हुए K2MnO4 को KMnO4 में बदल सकते हैं, या तो ये रास्ता है, और या फिर इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो क्या होगा, इसमें कौन कौन से आयन है, K+ और MnO4 2-, और ये 2- कहां भागेगा, एनोड की तरफ। माइनस है ना, तो प्लस की तरफ भागेगा। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन करके MnO4 2- से एक माइनस बना के एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ये भी एक तरीका है। तो पहले मेरी बात सुनो, अब इसको मैं सम अप कर रहा हूं। हो सकता है कि इसमें कुछ पॉइंट आपको मेरे समझ में ना आए हो, लेकिन अब मैं कंक्लूड करता हूं। देखो कैसे बनाते हैं पाइरोलोसाइट ओर से, फार्मूला बोलो। MnO2 क्या क्या लेते हैं, O2 लेना पड़ेगा और KOH लेना पड़ेगा। मामला यहां 6 तक ही क्यों जाता है? एसिडिक मीडियम लेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट का खतरा आ जाएगा। बेसिक मीडियम लेंगे और 6 से ऊपर जाएंगे तो वो टूट जाएगा कंपाउंड, क्योंकि हीटिंग तो करनी पड़ेगी और ये अनस्टेबल होता है। इसलिए 6 तक बना के, जहां तक बनता है प्रेसिपिटेट बना के बाहर ले आओ। उसके बाद बिना हीटिंग के उसको ऑक्सीडाइज कर दो। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन ले लो, Cl2 ले लो, या इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी से फाइनली मुझे KMnO4 मिल जाता। देखो इलेक्ट्रोलिसिस भी लिखा है और यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखा है, वो आप देख लेना कि क्या लिखा होगा। यही KMnO4 की प्रिपरेशन है। फटाफट मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। बाकी मैंने इतनी देर में बहुत मेहनत से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है। बाकी आप बताओ, बोलो। और ये जो बीच बीच में कंपाउंड्स बन रहे हैं और जिनके मैं कलर लिख रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूं कि मैं बच्चों को बता दूं कि ये कलर भी आपको याद रखने हैं। ये कलर भी याद रखने हैं, बिल्कुल। आया समझ में? भाई सारे बच्चे हाँ या ना में जवाब दो भाई, ऐसा ना करो। हाँ, सारे जवाब दो भाई। हाँ जी, ओके। रिपोर्ट आ गई भाई। चलिए, बस मैं इनकी प्रॉपर्टीज और पढ़ा दूं, और यहां तक आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल है डी ब्लॉक का, पूरा सॉल्व कर दो। और जो ना आए शाम तक मेरे पास भेज दो, मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। जैसे पी ब्लॉक की डाउट ली थी, जिसमें भी भाई जिसमें भी पूछेगा उसी का तो जवाब दूंगा ना मैं। ऐसे ही आपका डी ब्लॉक आज खत्म हो रहा है, और इसी तरीके से आपको याद करके बताना है। ठीक है? हाँ, लेकिन जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ लो। आगे आओ, अब सुनो। अब इनकी KMnO4 की सबसे फेमस प्रॉपर्टी पता क्या है? कि यार ये जो KMnO4 है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इनकी एक दिक्कत ये है कि ये इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कि एसिड एसिड में भी हैं, बेसिक में भी हैं और न्यूट्रल में भी है। ठीक, एसिड में भी हैं, बेस में भी हैं और न्यूट्रल में भी है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा Mn2+ बनाता है, Mn2+ बनाता है। ठीक है, ओके।
और इसका कलर लाइट पिंक होता है। ओके, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, बेसिक नहीं स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ये बनाता है K2MnO4, और ये तो अनस्टेबल है, अभी मैंने बताया। तो चाहेगा कि मैं इसमें ना रहूं, तो ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है और फाइनली MnO2 में आके रुक जाता है, लेकिन पहले K2MnO4 बनता है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, और न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 बनाता है। पहली बात तो ये याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने? एसिडिक मीडियम में लाइट पिंक बनाता है Mn2+ की वजह से। बेसिक स्ट्रांगली बेसिक में पहले ये बनाता है, लेकिन चूंकि अनस्टेबल है, अभी बढ़ाया भी था, तो ये फर्दर इसमें आ जाता है, और फिर बाद में MnO2 आ जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि स्ट्रांगली बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का एक ही प्रोडक्ट फाइनल बनेगा, MnO2 फाइनल प्रोडक्ट। इसमें तो यही इनिशियल है, यही फाइनल है, लेकिन इसमें कोई पूछेगा क्या यही फाइनल है? नहीं, पहले ये बना था फिर ये बना। जानकारी होनी चाहिए, ठीक। अगर बंदा यहां से यहां आता है तो इसका n फैक्टर 5 होता है। अगर बंदा यहां से यहां तक ही आता है तो n फैक्टर 1 होता है, अगर स्ट्रांगली। और अगर यहां से यहां तक आता है तो n फैक्टर 3 होता है। ठीक है सर, अगर ये भी चला गया, अरे फिर तो क्या होगा? फिर तो n फैक्टर 3 नहीं होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। ज्यादातर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, इसलिए मुझे एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन तो मुझे अब ये चीज आपको समझ में आ गई। इतना चार्ट बना दिया है। अब इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको जो हूं आगे बढ़ता हूं। ओहो, ये रिएक्शन रह गई, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पहले मैं इसको बाद में बताता हूं। पहले जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं उस पे आ जाता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर हीट करोगे तो O2 तो मिलेगी, ये बात मैं P ब्लॉक में बता चुका हूं। ओके, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, अपना देख दाख लेना, ठीक है। इसका कलर कुछ इसका पिंक बता रहे हैं, इसका ग्रीन दिखा रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। भाई मेरा मतलब कुछ और है, ये सारी रिएक्शन है, और वो जो रिएक्शन है वो ये देखो, एसिडिक मीडियम में इतनी सारी रिएक्शन है। मैं आपको दिखा, कोई भी एक रिएक्शन लेगा, जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई MnO4 और Fe2+ को एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, तो एसिडिक मीडियम में Mn2+ बनेगा, और Fe2+ का चार्ट बताता है कि Fe3+ बनेगा। बैलेंसिंग कर ही लोगे n फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, और फिर अपना एसिडिक मीडियम कर लोगे। तो एसिडिक मीडियम की मुझे उम्मीद है कि आप सारी रिएक्शन लाइन टू लाइन यहां तक पढ़ लोगे, एफ तक आप पढ़ लोगे भाई। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, आराम से कर लोगे, कोई इश्यू नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब हम न्यूट्रल और क्या बोलते हैं फेंटली एल्कलाइन मीडियम कहते हैं, मतलब न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम कुछ भी कह लो, ठीक है, तो मैं सबसे पहले बच्चों को एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना, ये वाली रिएक्शन न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में अंत में तो MnO2 ही बनना है, हो गया। और इसकी मात्र 3 ही रिएक्शन दुनिया में होती है, चौथी नहीं होती। हेलो, चौथी नहीं होती। हेलो, चौथी नहीं होती, सिर्फ 3 होती है, और तीनों एनसीईआरटी में है। एक I- के साथ, एक H2O3 2- के साथ, और एक Mn2+ के साथ। 3 के साथ, कौन के साथ? I- के साथ, H2O3 2- के साथ, और Mn2+ के साथ। यही 3 रिएक्शन होती है। ये मत समझना कि एनसीईआरटी में कम दिया है न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में, ये 3 ही रिएक्शन है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि क्या होता है। इसमें तो SO4 ही बनता है, सल्फेट।
ऑक्सीडाइज होकर, और इसमें भी MnO2 ही बनता है। भाई इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो 4 ही आएगा। ये नया चार्ट बनवा रहा हूं, लेकिन आपको याद है I माइनस से हम लोग क्या बनाते थे, I2। यहां I2 नहीं बनता। न्यूट्रल मीडियम में IO3 माइनस, न्यूट्रल कह रहा हूं, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में IO3 माइनस बनता है, आयोडेटाइन बनता है। बस यही खास बात बतानी थी, I माइनस से IO3। आज तक हमने जब भी चार्ट बनाया, ध्यान से सारे बच्चे सुन लो, आज तक मैंने जितना भी चार्ट बनाया, के आई लिखा या I माइनस लिखा तो उसका ऑक्सीडेशन करने पर I2 बनाते हैं, लेकिन वहां हर जगह मीडियम एसिडिक होता था। अगर बेसिक मीडियम अगर आ गया या उसकी एंट्री हो गई तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि वहां पे IO3 बनता। बस ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। बाकी तो अब सामान्य सा डिस्कशन है, मैं करे देता हूं और आपके समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले किसी ने कहा कि MnO4 माइनस की रिएक्शन बेसिक मीडियम में हुई तो बताओ क्या बनेगा। तो MnO4 से बनेगा MnO2, I माइनस से क्या बनेगा, IO3 माइनस बना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां 7 और यहां 4, तो एन फैक्टर 3, और I माइनस से IO3 में एन फैक्टर भैया, तो I माइनस से एन फैक्टर में अगर आप एन फैक्टर यहां निकालो तो कितना आएगा वो देखने की बात है। आई थिंक यहां -6 आ जाएगी, -1 से 5, 6 आ गई, तो यहां 6 होना चाहिए। तो 3 और 6 की बजाय यहां 1 कर लो और यहां 2 कर लो। कर लिया, ओके। फिर यहां 2 कर लो, हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी, यहां 8, यहां 3, तो यहां 5 वाटर जोड़ दो। 5 वाटर जोड़ने से 8H फालतू आएंगे सर, नहीं 10H, 10H, तो यहां 10H प्लस जोड़ दो, 10H प्लस जोड़ दो। एक बात मुझे ये पहले बताओ, 10 जोड़ा क्या मैंने, कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं रह गई। ओहो, गलती हो गई, 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 हो गई गलती बैलेंसिंग में। चलो भूल सुधार कर दे। अरे भाई, यहां 8 है और यहां पे मेरे पास 4 और 3 7 है ऑक्सीजन, तो यहां एक ही वाटर आएगा, और एक ही वाटर से यहां 2H फालतू आएगा, तो 2H प्लस कर लो, हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि चार्ज भी बैलेंस और एटम भी बैलेंस, सारा बैलेंस, लेकिन ये तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुई। बेसिक में क्या करोगे, तो 2OH यहां जोड़ दो और 2OH यहां जोड़ दो, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2 वाटर और 1 वाटर सिंप्लीफाई होके 1 वाटर इधर आ जाएगा और 2OH राइट साइड में होंगे। तो देख लो, 1 वाटर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, 2OH बाहर ही हो, खत्म। कर लो तीनों रिएक्शन। अब मैं कंक्लूड कर दूं, आराम से समझा दे। देखो, KMnO4 की ज्यादातर रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग की एसिडिक मीडियम में होती हैं, और वो जो पीछे चार्ट बना रखा है उसी से काम चल जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनली Mn2 प्लस बनेगा। लेकिन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में सिर्फ 3 रिएक्शन आपको करानी है, एक Mn2 प्लस के साथ, एक H2O3, इसको हम थायोसल्फेट आयन कहते हैं, और जो तीसरा है वो I माइनस के साथ में। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट I माइनस के साथ है, जो मैंने पढ़ाया। और इसमें खास बात यह है कि H2O3 का तो SO4 बनेगा और Mn2 प्लस का MnO2 बनेगा, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन I माइनस का यहाँ पे बेसिक मीडियम में I2 नहीं बनता है, IO3 माइनस बनता है। ये चीज बस स्पेशली याद रखना। आपके MnO4 की जितनी भी ढेर सारी रिएक्शन है, बैलेंस भी कर लोगे, कंप्लीट भी कर दोगे, आयनिक भी लिख दोगे, मोल्स भी लिख दोगे, और क्या बताऊं आपको। बताओ बेटा, KMnO4 समाप्त तो होता है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो चीज रह गई थी, और वो चीज रह ये गई थी कि सर आपने बस एक रिएक्शन नहीं पढ़ाई, और वो रिएक्शन यहाँ एनसीईआरटी में दी हुई है, और नॉट ओनली वो आपने पढ़ाई भी नहीं, लेकिन वो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी है बेटा। के एमओ फोर का मेरी बात सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। के एमओ4 का कॉमर्शियल प्रिपरेशन तो हम पायरोलोसाइट और से करते हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है, ये एक लैब प्रिपरेशन है।
ये इसकी, हाँ ये लिखा तो है, देखो लैब प्रिपरेशन है, मैं लिखने जा रहा था लेकिन ये पहले से ही है। इस आयन को पहचानते हो, H2O8 पता है, H2O8। दिख रहा है, रुको अभी बताता हूँ, 1 मिनट में समझाता हूँ। ये मार्शल एसिड का एनायन है, इसमें परऑक्साइड लिंकेज यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। है है है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अभी Mn2+ को जब मैं ऑक्सीडाइज कर रहा था तो MnO2 बना रहा था, किसमें, न्यूट्रल और बेसिक में। और जब आपको ये अच्छे से पता है कि KMnO4 अपने आप को खुद को रिड्यूस करके Mn2+ बनाता है, तो इसका मतलब अगर मैं Mn2+ को ऑक्सीडाइज कर दूं तो KMnO4 नहीं बन जाएगा, बशर्ते वो न्यूट्रल और बेसिक मीडियम नहीं होना चाहिए, वो एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक मीडियम ही तो है, देखो। तो अब यहाँ KMnO4 बन गया। के नहीं लिखा है, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा, एनायन लिखा है बस। लेकिन ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि Mn2+ की अगर पेरोक्साइड वाले आयन के साथ में, इसका नाम क्या है, मार्शल एसिड का एनायन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है। तो ये रिएक्शन बड़े आराम से समझी जा सकती है कि जब एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2+ बनाता है तो Mn2+ है KMnO4 बन जाएगा एसिडिक मीडियम में, बस ऐसा ही है, उल्टा। खत्म हो गया, KMnO4 हो गया डी ब्लॉक। कर लो क्वेश्चन, आज तक पिछले 20 सालों में डी ब्लॉक में जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, देख लेना, सारे क्वेश्चन यही है यही है यही है, गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। इसलिए यही अच्छे से तैयार करो। बताओ बेटा, डी ब्लॉक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। लो जी, इससे बेस्ट आपको कोई नहीं समझा सकता है। इसके बाद अगर मेरी क्लास खत्म होने जा रही है, आधे घंटे भी लगातार बैठ के सवाल कर लोगे ना, तो आपको कहते यार ये तो सारे कराए हुए मिले। और जो ना आए क्वेश्चन, शाम तक मेरे पास भेज देना। डी ब्लॉक खत्म हो गया, कल एफ ब्लॉक खत्म कर देंगे, छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ बेटा, आया समझ में सभी को। हाँ जी। वैसे भी 10:56 हो चुके हैं, एफ ब्लॉक शुरू करने का कोई फायदा तो है नहीं। हाँ जी, बताओ सारे बच्चों, हो गई ब्लॉक केमिस्ट्री। सारे बच्चे ईमानदारी से बताओ, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो ये सारी एक्सरसाइज बेकार है, और अगर हो रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। ईमानदारी से बताओ, मुझे आप पे विश्वास है, आप क्वेश्चन जो कर रहे हो, करने मेडिकल वाले ही, ये ध्यान रखियो, मेडिकल वाले ही करियो, उसी से मतलब है आपको। हाँ, पीएचडी ना करते रह जाना। हाँ, आ रहे हैं, निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, बोलो। हाँ हाँ जी। टाइम कैसे मैनेज करें, किस चीज का टाइम बेटा, पूजा किस चीज का। हाँ हो रहे हैं ना, हाँ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए भाई। हाँ, क्योंकि ये पहली बार अपने जीवन में मैंने जो है, पहली बार मैंने किताब खोल के पढ़ाई है किताब खोल के पढ़ाना है ना, पहली बार जीवन में। लेकिन अच्छा लगा, इस तरह से चीजें जल्दी खत्म भी होती हैं, और इफेक्टिवली में, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं, इनऑर्गेनिक में तो उससे बाहर की कोई चीज छूटती नहीं है, तो बच्चों को पता लग जाता है भाई इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, नहीं तो पढ़ाई जाओ। नहीं बेटा, अब 2 महीने तो पूजा, आप खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ठीक है। और कम से कम 10 घंटे का मीटर खींचो अब तो। और सबसे बड़ी बात तो टाइम मैनेजमेंट का ये है कि टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता भाई। कोई कहता 6 घंटे 8 घंटे, नहीं। अपने आप को टास्क दे दो। टास्क पता क्या है, आज जैसे डी ब्लॉक खत्म हुआ, आज हम पूरा डी ब्लॉक कर लेंगे, ये टास्क है। वो चाहे 1 घंटे में खत्म हो जाए, चाहे 4 घंटे में खत्म हो जाए, लगे रहो, टास्क खत्म करके छो। आज फिजिक्स में इतना करेंगे, करेंगे, ठीक है। और 2 4 दिन में लगे यार टास्क को ज्यादा ही दे रहे हैं तो थोड़ा कम कर लो, और लगे कम है तो बढ़ा लो। टास्क बनाओ, टास्क।
लोग कहते हैं 8 घंटे 10 घंटे में, अभी मैंने कहा 10 घंटे खींचो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप टास्क बना दो। आज मेरे सामने डी ब्लॉक खत्म हुआ है, आज मैंने इसका क्वेश्चन करके ही सोना है, बस सीधी बात है, हो गया खत्म। क्या है बात, क्या टाइम मैनेजमेंट, सिंपल। आज मैंने फिजिक्स का ये करना, आज मैंने बॉटनी में ये करना, आज मैंने जूलॉजी में ये करना, इतना टास्क बना लो सुबह उठ के ही, करे जाओ। हो गया खत्म, हो गया, हो गया खत्म। रात में सो नहीं जब तक टास्क खत्म ना हो। देखियो डॉक्टर बनोगे आप, बस। हाँ, टास्क दो, टास्क टास्क इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जो सुबह उठ के आप एक टास्क बनाइए कि आज मैंने मॉर्निंग से इवनिंग नाइट तक जो भी है ये करना है, तो करना है, चाहे उसमें जीवन मरण का प्रश्न हो जाए, खत्म हो गई बात यार। मान लो जल्दी हो जाए तो थोड़ा खेल भी लो, थोड़ा कूद भी लो, वो भी जरूरी है। और देर में खत्म हो तो ज्यादा करो, सीधी बात है, बस। चलो बेटा करो।